हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो फिर आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एकदम याद से नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इससे होता क्या है ना कि जैसे हिंदी मीडियम के चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड होगा, चाहे कोई लाइव क्लास हो, कोई अपडेट हो, कोई रिकॉर्डिंग हो, तो उसकी जानकारियां, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगी। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करेंगे। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पर क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड्स हैं सर? तो एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, जाकर के आप चेकआउट कर लीजिएगा। वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी बाकायदा अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जरा कहानी को शुरुआत देते हैं। क्लास 11 फिजिक्स चैप्टर 14 वेव्स के अंदर ट्रांसवर्स वेव मोशन पे आ चुके हैं अपन। ठीक है, ट्रांसवर्स में बेसिकली क्या होता है, दो कंपोनेंट्स होते हैं जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर मूव कर रहे होते हैं, ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपोगेशन। जी हाँ, बिल्कुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की याद आती है यहाँ पे। ठीक है, तो चले बिना समय लगाए लेकर के चलते हैं आपको उसके पहले स्लाइड के ऊपर, विच इज बेसिक आइडिया वाला स्लाइड। ठीक है, द मैकेनिकल वेव्स आर ऑफ टू टाइप्स। मैकेनिकल वेव जो होते हैं ना, वो बेसिकली होते हैं दो तरह के। पहला होता है ट्रांसवर्स वेव मोशन और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव मोशन। ठीक है, तो ट्रांसवर्स वेव मोशन जो होता है ना, ये इतना कॉमन और इतना फेमस है भाई कि वेव को जब भी आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना होता है ना, तो आप बेसिकली ट्रांसवर्स वेव ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ये ट्रांसवर्स वेव में बेसिकली कैसा होता है सर, ये अपने पास में एक एक्सिस हो जाती है y एक्सिस एंड दिस इज योर x एक्सिस। कोई मसला, कोई परेशानी नहीं सर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और उसके बाद दिस इज द वेव विच यू हैव। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप इसको क्रस्ट का सेंटर कहते हैं, सेंटर ऑफ द क्रस्ट, इसको आप कहते हैं सेंटर ऑफ द क्रस्ट। और उसके बाद इस वाले पॉइंट को आप कहते हैं सेंटर ऑफ द ट्रफ। ठीक है, ये सब चीजें तो आपके दिमाग में एकदम बेहतरीन तरह से बैठी होनी चाहिए बेटा, इस बात का खास ख्याल रखना। ठीक है, ये सब चीजें अपने दिमाग में बाकायदा तरीके से बैठी होनी चाहिए। ओके सर, अब दूसरा जो अपने पास में वेव मोशन आता है ना सर, दिस इज बेसिकली अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव मोशन। ठीक है, दूसरा अपने पास में जो आता है वेव मोशन, दिस इज बेसिकली अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव मोशन। इसकी तो मैं आपसे बातें करूंगा, वही कंप्रेशन बनेगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा रेयरफैक्शन बनेगा, फिर उसके बाद में कंप्रेशन बनेगा, फिर थोड़ा सा क्या है सर, रेयरफैक्शन बनेगा। ठीक है, तो ये ऐसे फिर ये लेंथ वाइज पूरा जो है ना प्रोपोगेट करता है, ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव। ठीक है, इसकी भी बाकायदा हम बात करेंगे अगले वाले वीडियो के अंदर, लेकिन अभी जो हम बात करने वाले हैं वो तो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसवर्स वेव मोशन पे एक बार मतलब उसका जो बेसिक फीचर्स होते हैं ना, उस पर अपन तरीके से फोकस करने वाले हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर, पूरा फंडा क्लियर। तो मैकेनिकल वेव्स को हमने बांट करके रखा है दो तरह से, पहला होता है ट्रांसवर्स वेव मोशन और दूसरा अपने पास में क्या होता है सर, लॉन्गिट्यूडिनल वेव मोशन। ये लेक्चर किस पॉइंट पर डेडिकेटेड है सर? ट्रांसवर्स वेव मोशन पे। ये कब पढ़ेंगे? अरे प्लेलिस्ट चेक कर लेना, इसके बाद का जो वीडियो होगा उसमें आपको लॉन्गिट्यूडिनल वेव मोशन ही मिलने वाला है। ओके सर, डन 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 डन। मैं चाहूंगा फिर भी यहाँ पे जो चीजें मैंने लिख दी है ना, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। ठीक है, इसको आप कॉपी में तरीके से नोट करते हुए चलेंगे तो मजा आएगा। बोलो हाँ कि ना? ठीक है, इसको आप कॉपी में तरीके से नोट करते हुए चलिएगा। यस सर, ये वाली चीज बाकायदा क्लियर हो चुकी है। ठीक है, ओके, नोट्स बेटा, नोट्स पे अच्छे से फोकस करना है, बिकॉज जब आप एग्जाम के 2 दिन पहले की बात करें, 3 दिन पहले की बात करें, तो एग्जाम के 2-3 दिन पहले ना आप क्या ये पूरा वीडियो देख पाएंगे? क्या आपके पास उतना समय रहेगा? क्या उतना पेशेंस रहेगा? नहीं सर, मोस्टली तो ऐसा होता है कि एग्जाम टाइम पे एकदम हड़बड़ी मची होती है। 2-3 दिन में जो गैप मिलते हैं ना, उस गैप में अपन ऐसे पूरा बैठ के वीडियोस देख ले, वो हल्का सा पॉसिबिलिटी कम लगती है उसकी। ठीक है, वन शॉट रिविजन हाँ आप वो जरूर देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी मैं कह रहा हूं कि अगर आपके नोट्स पूरे प्रिपेयर्ड है ना, तो आप पहले से वेल इक्विप्ड रहेंगे। आई मेरी बात समझ? तो आपके पास जो समय रहेगा उसमें आप जो चाहे, वन शॉट देखना है वन शॉट देख लो, एवरीथिंग विल बी एक्स्ट्रा एड ऑन ओनली। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि नोट्स प्रॉपर रखना। ओके, अब आते हैं जरा, टू अंडरस्टैंड ट्रांसवर्स वेव लेट अस कंसीडर अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट वन एंड। ठीक है, ट्रांसवर्स वेव को अगर अपन को स्टडी करना है तो अपन पहले क्या मान लेते हैं कि एक स्ट्रिंग है जो किसी एक कोने पर फिक्स्ड है। ओके सर, डन। किसी एक कोने पर फिक्स्ड है तो विल बी समथिंग लाइक दिस। एक कोने पर फिक्स्ड अपन कर देते हैं इसको। ओके सर, अब ये अपने पास एक अपन ने मान लिया एक सेटअप था। ठीक है, और उसके बाद फिर अपन यहाँ पे
एक स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको अपन ने यहाँ पे बकायदा पूरा एकदम टाइटली फिक्स करके रखा हुआ है, ठीक है, परमानेंट जॉइंट मार दिया उस पे अपन ने। उसके बाद क्या हो रहा है, व्हेन वी गिव अ स्ट्रिंग अप एंड डाउन जर्क टू द फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिंग, अ वेव इन द फॉर्म ऑफ सिंगल पल्स ट्रेवल्स अलोंग द स्ट्रिंग। ये बात बिल्कुल सही है। अगर आप इसको ना एक अप एंड डाउन जर्क दोगे, ठीक है, एक जर्क ऊपर एक जर्क नीचे दोगे, मतलब अपने हाथ में ऐसे स्ट्रिंग था, आपने सट कर दिया, ठीक है, तो अप डाउन जर्क, अप डाउन जर्क। आई मेरी बात समझ में? ये स्ट्रिंग यहां पे पूरी अटैच थी, आपने इसको ऐसे एक अप एंड डाउन जर्क दे दिया, ठीक है, तो इसमें क्या होने वाला है, सिंगल पल्स की एक वेव जो है वो डेवलप हो जाती है। तो व्हेन वी गिव अ सिंगल अप एंड डाउन जर्क टू द फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिंग, अ वेव इन द फॉर्म ऑफ अ सिंगल पल्स ट्रेवल्स अलोंग द स्ट्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक पूरी वेव जो है ना, लहर बन जाती है इस पूरे स्ट्रिंग के दरमियान, ठीक है, स्ट्रिंग पे ही एक पूरी लहर बन जाती है। तो वो ऐसे अप एंड डाउन जर्क देने का ना आपको रिजल्ट ऐसा मिलता है, ठीक है, ऐसे आपने अप एंड डाउन जर्क दिया तो आपको रिजल्ट उस पूरे स्ट्रिंग पे ऐसा मिल जाता है। यस सर, ये वाली बात समझ में आ रही? अब नाउ दिस इज पॉसिबल बिकॉज द स्ट्रिंग इज अंडर टेंशन, ठीक है, ये चीज तभी पॉसिबल है जब वो स्ट्रिंग जो है ना वो अंडर टेंशन है, मतलब टाइट स्ट्रिंग है, खिंची हुई स्ट्रिंग है। आई मेरी बात समझ? अगर ये लूज स्ट्रिंग होती तो फिर लूज वाली स्ट्रिंग में अप एंड डाउन जर्क देने से आपको ये वाला पैटर्न जो है ना, ये वाला पूरा पैटर्न ये नजर नहीं आ पाता, ठीक है। तो ये जो इसकी रिक्वायर्ड थ्योरी है मैंने आपको बता दी, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे जरूर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं सर, ये वाली बात बाकायदा तरीके से समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए सर, तो ये वाली चीज क्लियर हो चुकी है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट। When we pull free end of the string upwards, अच्छा ये जो अप एंड डाउन आपने जर्क दिया ना, उसकी वजह से ये जो पूरा वेव मोशन आपको नजर आया, ये क्यों हुआ ऐसा, ठीक है, इसके पीछे का रीजन क्या है, तो जरा गौर करेंगे कि when we, अच्छा इसको जरा यहां से मैं निपटा दूं, जी 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 बिल्कुल सर। तो when we pull free end of the string upwards, it begins to pull upwards on the adjacent section of the string due to tension between the two sections। इसका बेसिकली मतलब क्या होता है कि जैसे आपने इस पे एक अपवर्ड जर्क दिया, तो यहां पे ये देखो, ये वाला जो पार्टिकल है ये ऊपर की तरफ जाएगा। जब इसमें ऊपर की तरफ का मोशन हो रहा है तो क्या इसका जो बाजू वाला पार्टिकल है क्या उसमें ऊपर की तरफ मोशन नहीं होगा? सर इसमें भी होगा ऊपर की तरफ मोशन, इसके जो बाजू वाला पार्टिकल है इसमें भी होगा ऊपर की तरफ का मोशन, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि जैसे आपने एक अपवर्ड जर्क दिया ना, तो जो एडजेसेंट पार्टिकल्स है ना, जो साइड वाले पार्टिकल्स हैं, उनमें भी एक अपवर्ड जर्क लग जाएगा, जिसकी वजह से ये आगे वाले पार्टिकल जो है ना वो भी ऊपर की तरफ आपको जाते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल सही बात है सर। अब क्या होता है, सिर्फ अपवर्ड जर्क तो आपने दिया नहीं, फिर आपने जस्ट फटाक से आपने एक डाउनवर्ड जर्क भी इसको दे दिया, ठीक है। इससे क्या हो गया, तो एक बार इसका पूरा जो थ्योरी है ना वो चेक करते हुए चलना बेटा। तो व्हेन वी पुल, अरे एक सेकेंड थांबा, हाँ, तो व्हेन वी पुल, ठीक है ठीक है ठीक है, कभी कभी ऐसा हो जाता है। अब इसको ऐसे कर लेते हैं भाई। तो व्हेन वी पुल द फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिंग अपवर्ड्स, जब इसको अपन ने ऐसे अपवर्ड जर्क दिया, इट बिगिंस टू पुल अपवर्ड्स ऑन द एडजेसेंट सेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। एडजेसेंट सेक्शन ऑफ द स्ट्रिंग जो है ना उसके पार्टिकल्स भी अपवर्ड जर्क खाएंगे, वो भी ऊपर की तरफ का मोशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा ये ऐसा इसलिए हो पा रहा है बिकॉज ऑफ टेंशन, खिंचा हुआ वायर था, तो ड्यू टू टेंशन बिटवीन द टू सेक्शंस, ठीक है, दो सेक्शंस के बीच में जो टेंशन था उसकी वजह से ऐसा हो पा रहा था। Okay sir. Now as the adjacent section begins to move upwards, जैसे ही adjacent section begins to move upwards, it begins to pull the next section upward and so on, ठीक है। तो ये adjacent वाला upward जाएगा, फिर उसके बाजू वाला upward जाएगा, फिर उसके बाजू वाला upward जाएगा, लेकिन ये उस दरमियान हो रहा है जब तक मैंने upward jerk दे के रखा है। अभी तो कहानी में ट्विस्ट आने वाला है, अब मैं downward jerk भी तो इसको देने वाला हूँ, ठीक है। upward jerk की जो रिक्वायर्ड थ्योरी है, क्या आप लोग को ये समझ में आ गई? ठीक है, अपवर्ड जर्क की जो रिक्वायर्ड थ्योरी है, क्या आप लोग के दिमाग में ये चीज बैठ गई है? सर बिल्कुल बैठ गई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब जरा अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं। दिस वाज अबाउट द अपवर्ड जर्क, ठीक है। हाँ ये अपने पास अपवर्ड वाला हो गया ना, when we pull the free end it begins to pull upwards, ठीक है। in the meanwhile we pull down our end of the string, ठीक है। मैंने वही कहा था कि अभी तक तो अपन ने सिर्फ upward jerk दे के रखा था, तब adjacent particle जो थे वो ऐसे ऊपर की तरफ जा रहे थे, लेकिन अब मामला क्या आ गया है सर? अब मामला आ गया है कि अपन अब उसको downward jerk देने वाले हैं, ठीक है। तो in the meanwhile we pull down our end of the string, तो जैसे अपन ने अब downward jerk देना शुरू करा, ठीक है,
in the meanwhile we pull down the end of the string, ठीक है। तो as each section move upwards in turn begins to be pulled back downwards। तो जैसे अपन ने upward jerk दिया, सारे के सारे adjacent particle ऊपर की तरफ जा रहे थे, अब अपन ने meanwhile एक downward jerk दे दिया, तो downward jerk देंगे तो क्या होगा, अब जो adjacent particle ऊपर की तरफ जा रहे थे वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएंगे, because they will be pulled downwards, okay sir। by the neighboring sections they will be pulled downwards by the neighboring sections that are already on the way down, ठीक है। जो नीचे की तरफ आ रहे थे आपने उसको एक बार डाउनवर्ड जर्क दे दिया, तो अब वो और नीचे की तरफ चले जाएंगे, मतलब इस एक्सिस के नीचे चले जाएंगे, यहां पे ट्रफ का फॉर्मेशन करवाएंगे। तो पहले क्रस्ट का फॉर्मेशन हो चुका है, अब जैसे मैंने इसको डाउनवर्ड जर्क दिया, देखो अपवर्ड जर्क दूंगा तो क्रस्ट का फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद मीनवाइल डाउनवर्ड जर्क दे दिया मैंने, तो अब ये ट्रफ का फॉर्मेशन करवा देंगे, हेंस पूरा वेव आपके सामने जो है ना वो बनता हुआ आपको नजर आ जाएगा, ठीक है। यस सर, बिल्कुल सही बात है सर। तो एज अ रिजल्ट, जिसकी वजह से as a result a pulse which is distortion in the shape of the string moves along the string, ठीक है भाई। यहां पे डिस्टर्ब हो गया है, डिस्टॉर्ट कर दिया ना अपने स्ट्रिंग को, अगर आप चेक करें तो आपने ये अपवर्ड और डाउनवर्ड जर्क दे करके दरअसल इसका जो शेप था उसको आपने डिस्टॉर्ट कर दिया, ठीक है। तो यहीं पर आपको एक पल्स वेव फॉर्म होती हुई नजर आ जाएगी क्रस्ट और ट्रफ के फॉर्मेट में, ठीक है। तो वो जो क्रस्ट और ट्रफ का फॉर्मेटिंग होती है ना वो कैसे होती है, तो यहां देखो पहली बात तो वेव बन रही है, वेव मतलब क्या होता है, एक तरह से अ सेंस ऑफ डिस्टर्बेंस है, ठीक है। तो अगर आप किसी भी मटेरियल को डिस्टर्ब नहीं करेंगे ना तो फिर वहां पे तब तक वेव फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। आई मेरी बात समझ, डिस्टर्ब करूंगा तभी वेव्स बनेंगी। अपवर्ड जर्क दिया, सारे पार्टिकल्स ऊपर की तरफ चले गए, मीनवाइल डाउनवर्ड जर्क दे दिया तो पार्टिकल्स नीचे की तरफ आ गए, ऊपर की तरफ गए थे क्रस्ट फॉर्मेशन, नीचे की तरफ गए तो ट्रफ का फॉर्मेशन, ठीक है। इतना मुझे कंफर्मेशन दे दीजिए कि आप लोग को ये वाली कहानी समझ में आ रही है अपवर्ड और डाउनवर्ड जर्क की, पक्का भाई? अगर समझ में आ रहा है तो फिर कमेंट सेक्शन में बकायदा फायर इमोजीज चलते रहने चाहिए, ठीक है। ओके सर। अच्छा अब जरा यहाँ पे आ जाइए, सेम चीज थी, आपके जैसा एक प्यारा सा बच्चा यहाँ पे है और इसने क्या करा कि रस्सी को ना ऐसे बांध दिया है, क्या प्यारा पेड़ है यार, रस्सी को बांध दिया है इस पेड़ में और फिर ये लगा पड़ा है अपवर्ड और डाउनवर्ड जर्क दे रहा है इस रस्सी को, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं भाई, क्या मजा आ रहा होगा इसको ये वाला। तो ये इसके पास पूरा का पूरा वेव बन गया है, ठीक है। ओके सर। In transverse wave motion, a transverse wave motion is that motion in which individual particles of the medium execute simple harmonic motion, ठीक है। ये भी एक तरह से क्या है सर, ये भी एक तरह से सिंपल हार्मोनिक मोशन है। यहाँ पर इस मोशन को एक्सप्रेस करने के लिए यू कैन ऑब्वियसली यूज द साइन कंपोनेंट, ठीक है। यू कैन ऑब्वियसली यूज द साइन कंपोनेंट बिकॉज t इज इक्वल टू 0 पर बॉडी मेरे को कहाँ पे लग रही है, मीन पोजीशन पे लग रही है, ठीक है। और देखो हार्मोनिक फंक्शंस को यूज करके मैं इसको एक्सप्रेस कर सकता हूँ इस पूरे मोशन को, ठीक है। तो अ ट्रांसवर्स वेव मोशन इज दैट मोशन, ये जो ट्रांसवर्स वेव मोशन होता है वो कैसा मोशन होता है, तो अ ट्रांसवर्स वेव मोशन इज दैट मोशन इन विच इंडिविजुअल पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव मोशन एक ऐसे तरह का मोशन होता है जिसमें जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के, जिसमें जो पार्टिकल्स, जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स होते हैं मीडियम के, ठीक है, वो क्या एग्जीक्यूट करते हैं सर, वो एग्जीक्यूट करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन, ठीक है। जो एग्जीक्यूट करते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट देयर मीन पोजीशन इन अ डायरेक्शन। अच्छा, ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना बेटा, वो उसका जो डायरेक्शन है ना वो वेव प्रोपोगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। वही लिखा हुआ है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना उसका जो मोशन है वो वेव प्रोपोगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है। कैसे सर, देखिए ऊपर नीचे, ठीक है, फिर ये ऊपर की तरफ कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये नीचे कर रहा है, ये ऊपर की तरफ कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये नीचे कर रहा है। नाउ दिस इज इन टर्न बेसिकली परपेंडिकुलर टू व्हाट, अब मैं आपको बता दूं, ये देखिए ये जो है ना ये है डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपोगेशन। इफ यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ये जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया था ना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द वेव प्रोपोगेशन। तो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन के तो परपेंडिकुलर ही वाइब्रेशन चल रहे हैं ना। आई मेरी बात समझ में? ट्रांसवर्स वेव मोशन की यही खास बात होती है कि माफ कीजिए
ट्रांसवर्स वेव मोशन की यही खास बात होती है कि जो मीडियम के पार्टिकल्स का जो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन है, ठीक है, मीडियम के पार्टिकल्स का जो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन है वो दरअसल वेव प्रोपोगेशन के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। क्या बोला मैंने, मीडियम के पार्टिकल्स, अरे ये सब क्या है, ये सब मीडियम के पार्टिकल्स है, ठीक है। ये क्या है, ये मीडियम का पार्टिकल, मीडियम का पार्टिकल, मीडियम का पार्टिकल, मीडियम का पार्टिकल, आई मेरी बात समझ में। तो मीडियम के पार्टिकल्स का जो वाइब्रेशन है ना वो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर है, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन के ऊपर नीचे, परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर, आई मेरी बात समझ। यस सर, ये वाला फंडा समझ में आ गया। ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। बेटा ट्रांसवर्स वेव मोशन होता ही यही है, ठीक है, ट्रांसवर्स वेव मोशन में होता ही यही है कि जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं, कि जो मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, ठीक है। साइन यहां पे सीधे SINE लिख देते हैं, ठीक है, साइन कंपोनेंट। ओके सर, डन 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 डन। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, क्रस्ट क्या होता है, तो क्रस्ट इज अ पोर्शन ऑफ द मीडियम विच इज रेज्ड टेम्परली अबव द नॉर्मल एंड डिस्टर्ब्ड पोजीशन ऑफ रेस्ट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम व्हेन अ ट्रांसवर्स वेव पासेस थ्रू इट, ठीक है। तो यहां पे क्या होता है कि हल्का सा टेम्परली, ठीक है, टेम्पररीली वो रेज कर दिया जाएगा, टेम्पररीली अबव द नॉर्मल एंड डिस्टर्ब्ड पोजीशन ऑफ द रेस्ट, ठीक है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अरे ये अपने पास में नॉर्मल पोजीशन है, ठीक है। तो जब क्रस्ट का फॉर्मेशन होता है ना, तो क्रस्ट के फॉर्मेशन में क्या होता है कि पार्टिकल्स जो है ना वो टेम्परली लेकिन ऊपर की तरफ डिस्टर्ब कर दिए जाते हैं, ठीक है, दे आर डिस्टर्ब्ड इन द अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। और जब ट्रफ का फॉर्मेशन होगा तो द पार्टिकल्स विल बी डिस्टर्ब्ड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। जब ट्रफ का फॉर्मेशन होगा तो पार्टिकल्स विल बी डिस्टर्ब्ड इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। एंड दिस इज द नॉर्मल मीन पोजीशन, ठीक है, दिस इज द नॉर्मल पोजीशन या फिर मीन पोजीशन, दिस इज द नॉर्मल पोजीशन, मतलब मीन पोजीशन के पहले परपेंडिकुलरली अपवर्ड चले जाओ, फिर परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड चले जाओ, ठीक है। ओके, तो क्रस्ट इज अ पोर्शन ऑफ द मीडियम व्हिच इज रेज्ड अबव द नॉर्मल एंड डिस्टर्ब्ड पोजीशन ऑफ रेस्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। अच्छा, ये कब होगा, जब कोई ट्रांसवर्स वेव पास करेगी। बेसिकली ट्रांसवर्स वेव का ये कैरेक्टरिस्टिक प्लॉटिंग बना चुके हैं अपन, ठीक है, पक्का। ओके सर, अब यहाँ पे ट्रफ क्या होता है सर, जरा ट्रफ देख लिया जाए। तो ट्रफ वही चीज है बट डाउनवर्ड है। ट्रफ इज द पोर्शन ऑफ द मीडियम व्हिच इज डिप्रेस्ड। डिप्रेस्ड मतलब वैसा वाला डिप्रेस नहीं है, डिप्रेस मतलब ये है कि नॉर्मल एक्सेस के, नॉर्मल पोजीशन के उसको नीचे दबा के रख दिया है, ठीक है। ओके सर, तो डिप्रेस्ड टेम्परली बिलो द नॉर्मल एंड अनडिस्टर्ब्ड पोजीशन ऑफ रेस्ट ऑफ द पार्टिकल्स। बाकी सारे पार्टिकल से अगर कंपेयर किया जाएगा तो नीचे की तरफ आ चुका है, ये सारे पार्टिकल जो है वो नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल रेस्ट पोजीशन थी, ये जो थी ना येलो वाली, वो उसकी नॉर्मल रेस्ट पोजीशन थी। अब उसके रिस्पेक्ट में तो नाउ यहाँ पे डिप्रेशन आ चुका है, यहाँ पे एक्सपेंशन आ चुका था, ठीक है। तो ऊपर जा रहा है क्रस्ट और नीचे जा रहा है तो ट्रफ का फॉर्मेशन है, ठीक है सर। और ये कब होगा, व्हेन अ ट्रांसवर्स वेव पासेस थ्रू इट। यहाँ पे कौन सी वेव पास हो रही है सर, यहाँ पे बाकायदा ट्रांसवर्स वेव पास हो रही है। क्या इसमें आपको बिल्कुल भी डाउट आ रहा है? जल्दी से मुझे कंफर्मेशन दे दें कि आप लोग के दिमाग में ये वाली चीज बाकायदा अच्छे से क्लियर आउट हो चुकी है। यस सर, क्लियर आउट तो हो चुकी है, ठीक है। चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। द सेंटर ऑफ क्रस्ट। अच्छा, सेंटर ऑफ क्रस्ट बेसिकली क्या होता है ना, तो आप जरा यहाँ पे गौर फरमाएंगे। देखिए क्रस्ट दिख रहा है आप लोग को, सब लोग को यहाँ पे क्रस्ट दिख रहा है। यस सर, तो माफ कीजिए, नॉर्मल रेस्ट पोजीशन से जितना ऊपर पार्टिकल जाता है वो उसका डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब ऊपर पार्टिकल ये वाला भी जा रहा है, ये वाला भी जा रहा है, ये वाला भी जा रहा है, लेकिन सबसे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आपको किस वाले पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग देखने को मिल रहा है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो है आपको इस वाले पार्टिकल के करस्पॉन्डिंग देखने को मिल रहा होता है, तो इसको अपन कहते हैं सेंटर ऑफ क्रस्ट, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अपने को देखने को मिल रहा है ना, तो उसको तो एम्पलीट्यूड भी कहा जाएगा। तो सेंटर ऑफ क्रस्ट के करस्पॉन्डिंग जो डिस्प्लेसमेंट आपको नजर आता है, दिस इटसेल्फ इज टू बी कॉल्ड एज द एम्पलीट्यूड, ठीक है। सेंटर ऑफ क्रस्ट के करस्पॉन्डिंग जो आपको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन द अपवर्ड डायरेक्शन नजर आता है, इसे कहा जाता है एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। सिमेट्रिकल है तो सेम चीज नीचे वाले के मतलब ट्रफ के लिए भी होने वाली है, ठीक है। सेंटर ऑफ क्रस्ट की बात समझ में आ गई सब, बिल्कुल समझ में आ गई है। जरा इसको नोट डाउन करें। द सेंटर ऑफ क्रस्ट
इज द पोजीशन एग्जैक्टली ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मैंने पहले भी कहा था कि सेंटर ऑफ क्रस्ट के करस्पॉन्डिंग अगर आप चेक करेंगे तो जो डिस्प्लेसमेंट आपको नजर आता है दैट इज द एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ओके, इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, ऊपर जा रहा है तो इन द पॉजिटिव डायरेक्शन विच मींस अबव द नॉर्मल लेवल, ठीक है। तो हमने इसको कार्टेशियन के हिसाब से, ऊपर होता है प्लस का वाई, नीचे होता है माइनस का वाई, तो इसको अपन ने मान लिया पॉजिटिव डायरेक्शन का वेरिएशन, नेगेटिव डायरेक्शन का वेरिएशन, ठीक है सर। ओके, अब नेगेटिव वेरिएशन के लिए ट्रफ चाहिए, तो जो सेंटर ऑफ ट्रफ है, सेंटर ऑफ ट्रफ इज द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन द नेगेटिव डायरेक्शन। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे, देखो ये था, ये डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ, लेकिन नीचे की तरफ में भी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो आपको इस वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग नजर आएगा। तो दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ ट्रफ, ठीक है। दिस इज बेसिकली कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ ट्रफ एंड दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इसको अपन क्या बोलेंगे सर, इसको अपन बोलेंगे, इसको अपन क्या बोलेंगे सर, इसको अपन बोलेंगे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो सेंटर ऑफ क्रस्ट के करस्पॉन्डिंग भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और ट्रफ के करस्पॉन्डिंग भी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड एज द एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो इसको अपन लिख देते हैं, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट विच मीन्स बिलो द नॉर्मल पोजीशन, ठीक है। तो अपन इसमें क्या चीज लिखने वाले हैं सर कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द normal, maximum displacement from the normal position, maximum displacement from the normal position, maximum displacement from the normal position is called amplitude. Maximum displacement from the normal position is called as the amplitude, is called as the amplitude, ठीक है। यस सर, ये तो अपन बाकायदा जग जाहिर चीज़ है, ये तो हम लोग कई दफ़ा पढ़ चुके हैं। क्लास 12th में भी ये चीज़ आपको वापस लौट के याद दिलाई जाएगी ऑल्टरनेटिंग करंट नाम के चैप्टर में, वहाँ पे करंट की हम बात करेंगे, तो मैक्सिमम करंट विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज द पीक करंट, ठीक है। ओके सर, डन 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 डन, ये वाला फंडा समझ में आ गया। अच्छा, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोपोगेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ट्रांसवर्स वेव का प्रोपोगेशन होता है, मतलब प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है, ट्रैवलिंग होता है, ठीक है। ओके सर, तो फॉर द ट्रैवलिंग या फिर फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स द मटेरियल मीडियम मस्ट पोजेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। अब जरा गौर करेगा कि अगर किसी ट्रांसवर्स वेव को प्रोपोगेट करवाना है किसी मीडियम में, तो वो मीडियम को सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो मीडियम के पास कौन कौन से ऐसी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, जो प्रॉपर्टीज होंगी उसके पास, मीडियम के पास, तभी ट्रांसवर्स वेव प्रोपोगेट कर पाएगी। उसमें सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है इलास्टिसिटी का, ठीक है। इलास्टिसिटी में बेसिकली क्या होता है, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आई हैव अ मटेरियल व्हिच इज इलास्टिक, ठीक है। तो उसमें क्या होता है ना कि अगर मैंने उसको डिफॉर्म करा, फोर्स अप्लाई करा मैंने उसके ऊपर, तो अगर मैंने उसको डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई किया तो फिर वो डिफॉर्म तो हो जाएगा, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट डिफॉर्मिंग फोर्स वो डिफॉर्म तो हो जाएगा। लेकिन जैसे मैंने अपना डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव किया ना, तो ये जो बॉडी है, अगर ये बॉडी इलास्टिक है तो ये बॉडी वापस अपनी शेप में आने का पूरा ट्राई करेगी। और अगर ज़्यादा डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई नहीं करा है ना, मतलब एक डिसेंट लेवल का अगर मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करा है, तो जैसे मैं इस डिफॉर्मिंग फोर्स को छोड़ूंगा ना, तो बॉडी अपने शेप को वापस से रीगेन कर लेगी। तो ये जो अपने शेप को वापस से रीगेन करने की जो प्रॉपर्टी है ना उस मटेरियल की, दैट प्रॉपर्टी इटसेल्फ इज बेसिकली कॉल्ड एज इलास्टिसिटी, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में, अगर इलास्टिक बिहेवियर नहीं शो कर रही है, मतलब अगर उसके पास में इलास्टिसिटी नहीं है, तो जब मैंने उस बॉडी को डिफॉर्म करा और जैसे मैंने उसको छोड़ा ना, तो वो वापस से अपने शेप को रीगेन कर ही नहीं पाएगी, वो उस डिफॉर्म्ड कंडीशन में ही रह जाएगी, प्लास्टिक बिहेवियर शो करेगी, ठीक है। तो डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करने के बाद बॉडी जो अपनी शेप को वापस से रीगेन करती है ना, ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करने के बाद बॉडी जो अपने ओरिजिनल शेप को वापस से रीगेन करने का ट्राई करती है, ये इसलिए ट्राई करती है बिकॉज उसके अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। आई मेरी बात समझ में, तो इलास्टिसिटी है तो अपनी शेप को रीगेन करने का ट्राई करेगी, नहीं है इलास्टिसिटी तो अपनी शेप को रीगेन करने का ट्राई नहीं करेगी, ठीक है। ओके ओके सर, तो इलास्टिसिटी सो दैट पार्टिकल्स कैन रिटर्न टू द मीन पोजीशन आफ्टर हैविंग बीइंग डिस्टर्ब्ड। वही तो मैंने कहा था कि अगर आपने डिस्टर्ब कर दिया, मतलब वही डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर दिया, अब जब डिफॉर्मिंग फोर्स को मैं छोड़ूंगा ना, तो अगर ये इलास्टिक मीडियम होगा तो उसके पार्टिकल्स वापस अपने शेप में आने का ट्राई करेंगे, ठीक है। जिसका हम लोगों ने जीता जागता एग्जांपल देख लिया था, वो अपवर्ड और डाउनवर्ड जर्क जो अपने स्ट्रिंग को दिया था उसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, इलास्टिसिटी सो दैट द पार्टिकल्स कैन रिटर्न टू द मीन पोजिशन, ठीक है, सो दैट द पार्टिकल्स कैन रिटर्न बैक टू द मीन पोजिशन आफ्टर हैविंग बीइंग डिस्टर्ब्ड, ठीक है। डिस्टर्ब करके फिर उसको छोड़ा तो बॉडी ने अपने शेप को रीगेन करने का
भरपूर ट्राई करा, ठीक है। और ये तभी कर पाएगी ये मीडियम ट्राई जब मीडियम के अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टीज होंगी, ठीक है। अगर इलास्टिक बिहेवियर शो करने ऐसी कोई चीज नहीं है अगर मीडियम के पास में, तो मीडियम वापस से अपने शेप को रिगेन करेगी ही नहीं। आई मेरी बात समझ। इलास्टिसिटी हम लोग बकायदा पढ़ चुके थे, प्रॉपर्टीज ऑफ बल्क मैटर मतलब मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के अंदर, ठीक है। मेरे ख्याल में शुरुआत ही यहीं से हुई थी, ठीक है। ओके सर, दूसरा क्या होता है सर? दूसरा होता है इनर्शिया, ठीक है। इनर्शिया सो दैट द पार्टिकल्स कैन स्टोर एनर्जी एंड ओवरशूट देयर मीन पोजीशन, ठीक है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल इफ आई एम ड्राइंग अ वेव फॉर यू ओवर हियर, ये अपने पास डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन हो चुका है, ओके सर, डन। और उसके बाद वेव वेंट समथिंग लाइक दिस, उसके बाद में वेव वेंट समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब जरा गौर करते हुए चलते हैं, यहाँ पे क्या होता है देखो। जैसे अपन ने इसको डिस्टर्ब करा, ये पार्टिकल ऐसा, ये पार्टिकल ऐसा, ये पार्टिकल ऐसा, ठीक है। अब जैसे वो पार्टिकल ऊपर था, अब क्या होगा? बिकॉज ऑफ इलास्टिसिटी, ये इसको मैंने डिस्टर्ब तो कर दिया, अब क्या होगा? बिकॉज ऑफ इलास्टिसिटी ये जो पार्टिकल डिस्टर्ब हुआ ना, जो अभी डिस्प्लेस हुआ, ये वापस अपने शेप में आने का ट्राई करेगा, तो वापस अपने शेप में कहाँ पे आएगा सर? नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। और जब नीचे की तरफ आएगा तो मेन पोजीशन पे रुकेगा नहीं, ठीक है। मेन पोजीशन पे आते आते तक उसके पास क्या आ चुका होगा सर? इनर्शिया ऑफ मोशन, इसलिए वो अपनी मेन पोजीशन को ओवरशूट करके नीचे की तरफ चले आएगा एंड रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ ट्रफ। आई मेरी बात समझ। यही सेम चीज तो सिंपल पेंडुलम वाले केस में हुई थी, अगर याद नहीं है तो मैं आपको याद दिला दूं, सेम चीज हुई थी सिंपल पेंडुलम वाले केस में भी, ठीक है। उसमें क्या होता है सर? जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यू हैव दैट स्ट्रिंग, ठीक है, एंड यू हैव अ बॉल अटैच्ड ओवर हियर, ठीक है। अब जैसे आपने इसको छोड़ा, जैसे आपने इसको छोड़ा तो क्या होता है सर? ये ऐसा जाएगा जाएगा जाएगा। कायदे की बात तो ये है सर कि इस वाले पॉइंट पे आते आते तक इसकी जो पूरी पोटेंशियल एनर्जी है वो खत्म होकर जीरो हो चुकी है, ठीक है। लेकिन अगर इसकी पूरी एनर्जी खत्म होकर जीरो हो चुकी है तो इसको इस वाले पॉइंट पे रुक जाना चाहिए था, लेकिन क्या सिंपल पेंडुलम इस वाले पॉइंट पे टक करके रुक जाता है? नहीं सर, ये अपने मेन पोजीशन को ओवरशूट करके आगे निकल जाता है, ठीक है। ये अपने मेन पोजीशन को ओवरशूट करके आगे निकल जाता है। मेरे ख्याल से आप लोग के दिमाग में ये वाली चीज अच्छे से क्लियर आउट हो चुकी है, ठीक है। यस सर, बात तो बिल्कुल सही है, मेन पोजीशन को ओवरशूट करके आगे तो ये निकल जाता है, ठीक है। तो ये अभी कोई ऐसे कोई रियल पोजीशन नहीं है इसकी, ठीक है। यहाँ पे आएगा, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आएगा। ओके सर, डन, पक्का। राइट एक्सट्रीम, लेफ्ट एक्सट्रीम और मीन पोजीशन, तो ये इसकी एनर्जी यहाँ पे मीन पे आते आते तक पूरी खत्म हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद इसने मीन पोजीशन को क्यों ओवरशूट कर दिया? जस्ट बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ द मोशन, ठीक है। पक्की बात है, यस सर, पूरा फंडा क्लियर है। तो मैं चाहूंगा कि जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे बेटा, ठीक है, पक्का। चलिए सर, अगला क्या लिखा है? मिनिमम फ्रिक्शन अमंग्स द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इंश्योर्स मिनिमम लॉस ऑफ एनर्जी सो दैट वेव्स कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस। बिल्कुल सही बात है सर, जितना कम फ्रिक्शन होगा उतना कम लॉस ऑफ एनर्जी होगा, ठीक है। मीडियम में जितना कम फ्रिक्शन होगा उतना कम लॉस ऑफ एनर्जी होगा, और जितना कम लॉस ऑफ एनर्जी होगा उतना ज्यादा दूरी तक वेव जो है वो ट्रैवल कर पाएगी। आगे पूरी बात समझ। जल्दी से इनर्शिया और मिनिमम फ्रिक्शन को आप स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करना स्टार्ट करिए। कर लिया स्टार्ट? आ गई पूरी बात समझ में? यस सर, पूरी बात समझ में आ गई है। तो जरा इसको अपन नोट डाउन करना स्टार्ट करते हैं। मिनिमम फ्रिक्शन अमंग्स द पार्टिकल्स, मिनिमम फ्रिक्शन अमंग्स द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, ठीक है। ये जो फ्रिक्शन की हम बात कर रहे हैं वो किसके मीडियम, मतलब किसके पार्टिकल्स के बीच की बात कर रहे हैं? अरे भैया, मीडियम के पार्टिकल्स, ठीक है। बिकॉज यू आर डीलिंग विथ मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल वेव्स को प्रोपोगेट करने के लिए मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। ऐसा मीडियम चाहिए जिसमें पार्टिकल्स वगैरह हो, ठीक है। एयर फ्री, मतलब फ्री स्पेस, वैक्यूम तो ले ही मत लेना, ठीक है, वहां पे मैकेनिकल वेव्स ट्रैवल नहीं कर पाती हैं। ओके, तो मिनिमम फ्रिक्शन अमंग्स द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम इंश्योर्स मिनिमम लॉस ऑफ एनर्जी, कम से कम लॉस ऑफ एनर्जी होगा, सो दैट अगर कम से कम लॉस ऑफ एनर्जी होगा तो इस वजह से जो वेव्स है ना वो लंबी लंबी दूरियां ट्रैवल कर पाएंगी, ठीक है। अगर मिनिमम लॉस होगा तो फिर वेव जो है वो लंबे डिस्टेंसेस को ट्रैवल कर पाते हैं, ठीक है सर। ओके, दूसरा क्या होता है? मीडियम इज आइसोट्रॉपिक। मीडियम कैसा है सर? आइसोट्रॉपिक है। ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है, जहां तक मुझे ध्यान आ रहा है ना, तो इसका जिक्र शायद क्लास 12th केमिस्ट्री में शायद सॉलिड स्टेट नाम के चैप्टर में था, ठीक है। जहां तक
मुझे ध्यान आ पा रहा है। तो हाँ, मतलब मीडियम इज आइसोट्रोपिक, ये जो पूरा टर्म है ना, ये आपको केमिस्ट्री में भी एक दफा सुनने को मिल जाता है। तो मीडियम इज आइसोट्रोपिक विच मीन्स दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम, बड़ी प्यारी चीज है बेटा। अगर आइसोट्रोपिक मीडियम है, इसका मतलब क्या होता है कि मीडियम की जो प्रॉपर्टीज है वो हर डायरेक्शन में सेम है, आर सेम इन ऑल द डायरेक्शन। तो एक तरह का बहुत ही सिमेट्रिकल सा एनवायरमेंट, एक अच्छा सा सिमेट्रिकल नेचर है ऑल अराउंड इन द मीडियम, ठीक है। मतलब अगर आप मीडियम के अंदर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हैं, तो जैसा कैरेक्टरिस्टिक राइट हैंड साइड में है वैसा ही कैरेक्टरिस्टिक लेफ्ट हैंड साइड में है, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ, ठीक है। आगे ये वाली बात समझ में। तो ये बेसिकली क्या दर्शाता है ये बेसिकली दर्शाता है कि मीडियम जो है ना वो बहुत सिमेट्रिकली अरेंज्ड मीडियम है, ठीक है, बहुत ही सिमेट्रिकली अरेंज्ड मीडियम है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मान सकते हैं आप इसको। तो मीडियम इज आइसोट्रोपिक व्हिच मींस द प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियम, व्हिच मींस द प्रॉपर्टीज ऑफ द मीडियम आर द सेम इन ऑल द डायरेक्शंस एंड द वेव प्रोपोगेट्स एंड द वेव प्रोपोगेट्स इन एवरी डायरेक्शन विद द सेम स्पीड। वेव जो है वो प्रोपोगेट करती है मीडियम के अंदर हर डायरेक्शन में विद द सेम स्पीड। वो इसलिए ट्रैवल कर पा रही है बिकॉज क्या है, मास डेंसिटी भी चेक कर लो, ठीक है, हर तरफ की मास डेंसिटी भी ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म ही है, ठीक है। तो अगर कोई मीडियम में अगर वेव प्रोपोगेट करिए तो वेव की स्पीड मीडियम में ऑलमोस्ट हर डायरेक्शन में सेम ही होने वाली है। वो इसलिए है बिकॉज जैसा नेचर मीडियम का इस डायरेक्शन में है वैसा ही नेचर मीडियम का इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में है, पीछे के डायरेक्शन में। इसलिए अपन कहते हैं कि अगर मीडियम आइसोट्रोपिक होगा तो वेव्स की जो स्पीड है, वेव्स का जो रेट ऑफ मोशन है वो हर डायरेक्शन में यूनिफॉर्म होने वाला है। क्या इतनी प्यारी सी बात, इतनी खूबसूरत सी बात आपके दिमाग में तरीके से बैठ गई? क्या आपको ये वाली चीज पूरा अच्छे से समझ में आ रही है? अगर समझ में आ रही है तो भाई साहब जल्दी से कमेंट सेक्शन में फायर इमोजीज चलते रहने चाहिए, ठीक है। चलो ये वाला समझ में आ गया। तो मीडियम इज आइसोट्रोपिक। तो ये मैंने आपसे बातें करी हैं अबाउट ट्रांसवर्स वेव मोशन। उम्मीद करता हूं कि आपको हर एक बात बहुत ही शानदार तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको लगा कि इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है तो बनता यह है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को फैला दो अपने सारे मित्र मंडल में। सबको यह बात मालूम चल जानी चाहिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर प्लेलिस्ट में फिजिक्स में क्या क्या शानदार चीजें ऐड हो चुकी हैं और क्या जबरदस्त चीजें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुंचने वाली है, ठीक है। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है, तारीफ है या बुराइयां हैं या जो कुछ भी है, तो बड़ी प्यार भरे शब्दों में अपनी सारी बातें आप मुझ तक पहुंचा सकते हैं यूजिंग द कमेंट सेक्शन। मैं और मेरी पूरी टीम सुपर एक्टिव रहेगी। हम लोग बाकायदा वीडियो रिलीज के बाद जो जो आपके कमेंट्स आते हैं उसको हम लोग बैठ के पढ़ते हैं, बिकॉज आपके ही फीडबैक पे काम करके वीडियोस की जो क्वालिटी है वो टॉप नॉच लेवल तक पहुंच पाती है और फिर हम आप तक डिलीवर कर पाते हैं, ठीक है। इसी के साथ खत्म करेंगे इस पूरे वीडियो को। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। उसी के साथ साथ सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो फिर आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।